एचजीबी में पिछले क्लास में अपन ने पीटीपी के बारे में पढ़ा था, प्रोजेनी टेस्टिंग प्रोग्राम। इसके बारे में अपन ने देखा था कि इसके उद्देश्य क्या 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 है। अब अपन आज देखेंगे इसके कुछ न्यूनतम मापदंड हैं जो इसको पूरा करना चाहिए कि अगर सरकार पीटीपी प्रोग्राम कहीं गांव में चलाती है तो ये न्यूनतम मापदंड इसके हैं जो सरकार को कम से कम इसको पूरा करना ही पड़ेगा। कुछ न्यूनतम मापदंड है। पहला, प्रथम वर्ष में 20 नर उपलब्ध करवाना। प्रोजेनी टेस्टिंग के द्वारा प्रथम वर्ष के अंदर 20 नर उपलब्ध करवाना जिनसे सीमन प्रोडक्शन किया जा सके। उसको बढ़ा के 4 से 5 सालों में कितना किया जाता है? 20 से 40 से या 50 किया जाता है। 20 से 40 या 50 इनको कर दिया जाता है, इनकी संख्या बढ़ा दी जाती है। तीसरा, एक नर के द्वारा प्रतिवर्ष 5000 डोज बनाई जाती है, जिनमें 3000 संग्रह कर ली जाती है और 2000 जो है वो एआई के लिए गांव में भेज दी जाती है, एआई के लिए सप्लाई की जाती है। यह कार्यक्रम, यह प्रोग्राम कम से कम 5 गांव में होना चाहिए। कम से कम इस प्रोग्राम में 5 गांव शामिल होना चाहिए। 5 गांव शामिल होने चाहिए। शामिल होने चाहिए। अगला पॉइंट है इसके अंदर, एक नर से कम 200 फीमेल संतति यानी कि मादा संतति उत्पन्न होनी चाहिए। प्रति वर्ष की बात कर रहा हूं मैं। प्रति वर्ष एक साल से कम 200 मादा संततियां उत्पन्न होनी चाहिए। नेक्स्ट है, इन उत्पन्न संततियों में जो अपन ने 200 मादा संततियां उत्पन्न हुई है उनमें से कम 30 पुत्रियों का या 30 संतति मादाओं का दुग्ध रिकॉर्ड रखना चाहिए। दुग्ध रिकॉर्ड ज्ञात होना चाहिए। नेक्स्ट है इसमें इन पुत्रियों के द्वारा जो अपन ने 200 मादा संततियां उत्पन्न की है उनका प्रोजेनी टेस्टिंग करना चाहिए। प्रोजेनी टेस्टिंग किया जाना चाहिए और इनके जो नर हैं उनका ब्रीडिंग वैल्यू पता होना चाहिए। नेक्स्ट पॉइंट है इसमें, ब्रीडिंग वैल्यू के शीर्ष इनकी लिस्ट बनानी चाहिए। ब्रीडिंग वैल्यू की लिस्ट तैयार करनी चाहिए। और शीर्ष यानी कि ऊपर के 10% जो नर हैं 10% नर उनको अलग करना चाहिए
10% नर जो है उनको अलग रखना चाहिए। और जब भी सीमन प्रोडक्शन करनी हो तो केवल ये जो 10% सीड्स के 10% नर हैं उनके द्वारा ही करनी चाहिए, और इनके द्वारा ही सीमन डोज तैयार करनी चाहिए। इनके द्वारा ही सीमन डोज तैयार करनी चाहिए। इसको बोला जाता है नॉमिनेटेड मेटिंग। नॉमिनेटेड मेटिंग मतलब जो लिस्ट 10% लिस्ट में जो नर आते हैं उनके द्वारा सीमन डोज तैयार करना, और इस सीमन डोज की वजह से इनको गांव में पहुंचाना और एआई करना, इस क्रिया को नॉमिनेटेड मेटिंग कहा जाता है। इस क्रिया को क्या कहा जाता है? नॉमिनेटेड मेटिंग। इसके अलावा यहाँ पे मैंने आपको बताया कि ये जो 200 मादाएं जो है मादा संततियां उत्पन्न होती है उनकी प्रोजेनी टेस्टिंग करनी चाहिए। उसी प्रकार जो भी नर संतति उत्पन्न होती है उनकी भी प्रोजेनी टेस्टिंग होनी चाहिए। प्रोजेनी टेस्टिंग करनी चाहिए ताकि इनके जो पिता हैं, इनके जो फादर हैं, इनके शायरों का पता चल सके कि कौन सा जो शायर है वो अधिक ब्रीडिंग वैल्यू रखता है। सही है। दसवां पॉइंट, सभी जो संततियां हैं, सभी संततियां जो है उनके रोगों का रिकॉर्ड रखना चाहिए कि किस पशु को कौन सा रोग हुआ है। जैसे कि कई रोग ऐसे होते हैं, ट्यूबरकुलोसिस हो गया, जोन्स डिजीज हो गया, ब्रूसेलोसिस हो गया, जो एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में फैलते हैं। सही है, ये आनुवंशिक रोग होते हैं कई जो एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में फैलते हैं। तो रोगों का भी एक तरह से रिकॉर्ड होना चाहिए। जो भी संततियाँ उत्पन्न होती है या इन संततियों के जो भी पेरेंट्स जो हैं, माता पिता जो हैं, उनका भी रिकॉर्ड यहाँ पे रखना चाहिए। इसके अलावा जैसे कि मैंने आपको बताया यहाँ पे 200 मादा संततियाँ उत्पन्न होनी चाहिए, उसी प्रकार नर की संख्या होनी चाहिए 50। मिनिमम नर जो है उनकी संख्या होनी चाहिए 50। एक वर्ष के अंदर मिनिमम 50 नर की संख्या होनी चाहिए। तो ये हो गए एक पीटीपी प्रोग्राम के न्यूनतम मापदंड। ये आपका पीटीपी प्रोग्राम या प्रोजेनी टेस्टिंग टॉपिक कंप्लीट हुआ। नेक्स्ट अपन नया टॉपिक स्टार्ट करते हैं, कलिंग। कलिंग इसको बोला जाता है निष्कासन। हिंदी में क्या बोला जाता है? निष्कासन। कलिंग का क्या मतलब होता है? कलिंग का मतलब होता है कि किसी भी अवांछनीय जो पशु होता है, ऐसा पशु जो अपने लिए किसी काम का नहीं है, सही है, वो कोई प्रोडक्शन नहीं कर रहा है। अपन जैसे अपन गाय भैंस क्यों पालते हैं? प्रोडक्शन के लिए पालते हैं, दूध उत्पादन के लिए पालते हैं और इकोनॉमिक लाभ के लिए, सही है, आर्थिक लाभ के लिए अपन ये पालते हैं पशु। अब कई पशु क्या होते हैं, किसी भी कारणवश उनमें रोग लग जाता है या वो बूढ़े हो जाते हैं, या हो सकते हैं अपन कि उनके अंदर बांझपन जैसी कंडीशन आ जाती है, वो हीट में नहीं आता, या जो भी
दिक्कत आने लग जाती है पशु के अंदर, तो क्या करते हैं अपन पशु में उसकी कलिंग कर देते हैं, उसको उस ग्रुप से हटा देते हैं। सही है, उस ग्रुप से उसको हटा दिया जाता है। जो भी अपने लिए अवांछनीय पशु है, जो अपने किसी काम का नहीं है, अपन को उत्पादन नहीं दे रहा है, या अपन कह सकते हैं कि उस पशु की वजह से, उस पशु की वजह से कोई भी इकोनॉमिक लॉस हो रहा है, सही है, आर्थिक हानि हो रही है, तो उस पशु को उस ग्रुप से हटाना क्या कहलाता है? कलिंग कहलाता है। सही है, क्या क्या कहलाता है? कलिंग कहलाता है। उस पशु को, जो अपने लिए अवांछनीय पशु है, उस पशु को ग्रुप से हटाना क्या कहलाता है? कलिंग। तो इसमें आपको ध्यान रखना है, पशुपालन में क्या किया जाता है? पशुओं को पालने के साथ साथ इनमें क्या होता है, समय के अनुसार पशुओं के पालने के साथ साथ इनकी कलिंग भी आवश्यक होती है, क्योंकि कई पशु ऐसे होते हैं जो समय के साथ उम्र में बूढ़े होने लग जाते हैं, तो उनका उत्पादन धीरे धीरे घटने लग जाता है। हो सकता है कई बार उनके अंदर किसी प्रकार का रोग लग जाए, तो जाहिर सी बात है उसका उत्पादन कम हो जाएगा। तो ऐसे पशु जो उत्पादन कम दे रहे हैं, उनको उस ग्रुप से हटाना, या किसी, या उसको बेच देना, या कहीं पशुशाला के अंदर बेच देना कहीं और जगह, तो इस टेक्निक को या इस प्रोसेस को क्या कहा जाता है? इस प्रोसेस को कलिंग कहा जाता है। इसके अलग अलग मापदंड ये होते हैं कलिंग करने के, आगे तरीके बताएंगे सारे कलिंग करने के क्या क्या तरीके होते हैं। जैसे कि अकाल पड़ जाना, सूखा होना, इसके अलावा चारे की कमी होना, या चारे का कॉस्ट बढ़ना। तो जाहिर सी बात है, अगर चारे की कॉस्ट बढ़ती है, सही है, तो उस वजह से क्या होता है, पशुपालक को नुकसान होने लग जाता है कि प्रोडक्शन उतना ज़्यादा आ नहीं रहा जितना ज़्यादा वो चारा खा रहे हैं पशु। सही है, प्रोडक्शन उतना ज़्यादा नहीं हो रहा, तो जाहिर सी बात है उसको क्या होगा, इकोनॉमिक लॉस होगा। तो उस लॉस की वजह से जो पशु, एक्स्ट्रा पशु जो होते हैं, जो कम प्रोडक्शन दे रहे हैं, उनको उस ग्रुप से हटा दिया जाता है। तो इस प्रोसेस को ही कलिंग कहा जाता है। और जो पशु होता है उसके सारे आंकड़े हमें होनी चाहिए, जैसे कि उसका पहचान संख्या होनी चाहिए, जैसे कि टैगिंग की जाती है। उसके अलावा उसकी उम्र का पता होना चाहिए, दुग्ध उत्पादन कितना है उसका वो पता होना चाहिए, उसको किस किस प्रकार के रोग उसको लगे हैं, या वर्तमान में कौन सा रोग उसको लगा हुआ है, उस चीज़ का भी पता होना चाहिए। ये सारी जानकारियाँ जो होती है वो कलिंग करने में, पशु के कलिंग में सहायक होती है। सही है, तो इन जानकारियों का रिकॉर्ड भी रखना जरूरी होता है। अब कलिंग के कई प्रकार के तरीके हैं, कई प्रकार के इसके अंदर मापदंड है जिनके आधार पर अपन कलिंग कर सकते हैं। सबसे पहला आधार है कलिंग करने का, उम्र। पशु की एज, जैसे जैसे पशु की एज ज़्यादा होती जाती है, वो प्रोडक्शन कम करने लग जाता है। चाहिए, उम्र ज़्यादा होगी तो प्रोडक्शन कम होगा। प्रोडक्शन कम होगा, और इस कम प्रोडक्शन की वजह से ही इस पशु की कलिंग करनी पड़ जाती है, मतलब उसका उस पशुशाला से या उस ग्रुप से निष्कासन जरूरी हो जाता है। तो इस वजह से कई बार उम्र की वजह से पशु को निष्कासित किया जा सकता है। और उम्र का पता लगाने का एक सबसे अच्छा तरीका है दंत विन्यास। पशु की उम्र का पता लगाने का सबसे अच्छा तरीका है दंत विन्यास। अगर शुरू से ही उस पशु का अगर रिकॉर्ड हमारे पास अवेलेबल है, सही है, जब उसका जन्म हुआ था, प्रसव की क्रिया हुई थी, तब से लेके अगर वो पशु हमारे पास है, तो जाहिर सी बात है उसका सारा रिकॉर्ड अपने पास रहेगा। वो कितना दूध दिया उसने, उसकी उम्र क्या है इस समय, सही है, वो सारे के सारे अपन रिकॉर्ड रखते हैं। तो उस आधार पर भी अपन उसकी एज का पता लगा सकते हैं। अगर कहीं से अपन सेल करके लाते हैं, खरीद के लाते हैं, बाय करके लाते हैं अगर किसी पशु को, तो उसके बाद में भी क्या होता है, अगर उसकी एज का पता न हो तो उसके लिए दंत विन्यास एक अच्छा तरीका होता है, मतलब दांतों की संख्या के आधार पर उसकी उम्र का पता लगाया जा सकता है। दूसरा इसमें है उत्पादन। अगर किसी कारणवश पशु का उत्पादन कम हो जाता है, जैसे कि दुग्ध उत्पादन, सही है, इसके अलावा ऊन उत्पादन, बेड़ों में ऊन उत्पादन, अंडा उत्पादन या मांस उत्पादन, अगर ये उत्पादन पशु में किसी कारणवश अगर कम हो जाते हैं, तो इन कम हुए
उत्पादन की वजह से भी उसकी कलिंग करनी पड़ जाती है। इनकी सबसे पहले तो उत्पादन में कमी के लिए, उसके निष्कासन के लिए सबसे पहले तो एक लिस्ट बनाई जाती है कि कौन सा पशु जो होता है, कौन सा पशु जो है वो सबसे कम उत्पादन दे रहा है, तो उसको सबसे ऊपर रखेंगे। उसके बाद में जो उत्पादन बढ़ता जाएगा उसको नीचे लिस्ट में रखते जाएंगे। और जो ऊपर वाले जो हैं, अगर अपने हिसाब से, अपने प्रोडक्शन के हिसाब से, अपनी इकोनॉमिक दर के हिसाब से ऊपर वाले जितने भी पशु अपन कलिंग कर सकते हैं उनको कर देना चाहिए, कलिंग कर देनी चाहिए। उत्पादन किस आधार पे? दूध उत्पादन के आधार पे, ऊन उत्पादन के आधार पे, अंडा उत्पादन के आधार पे और मांस उत्पादन के आधार पे। तीसरा है इसका कारण है रोग, डिजीज। पशु में कई प्रकार के डिजीज लग जाते हैं जिसकी वजह से पशु जो होता है, पशु को कलिंग करनी पड़ जाती है, पशु की कलिंग करनी पड़ जाती है। ऐसे कई प्रकार के रोग हैं जैसे कि ब्रुसेलोसिस, ब्रुसेलोसिस हो गया, ट्यूबरकुलोसिस हो गया, पैरा ट्यूबरकुलोसिस, पैरा ट्यूबरकुलोसिस हो गया। इसके अलावा कैंसर हो गया, मेस्टाइटिस, सीवियर मेस्टाइटिस है जिसको गंभीर थनैला रोग, पायोमेट्रा, इसके अलावा एग्रेसिव बिहेवियर यानी आक्रामक व्यवहार, कोई पशु जो होता है वो आक्रामक व्यवहार करने लग जाता है। ये ऐसे डिजीज हैं जिनका या तो कोई इलाज नहीं है या इनसे जो प्रोडक्शन होता है बहुत ही कम हो जाता है पशु का। अगर एक बार लगने के बाद, जैसे कि ब्रुसेलोसिस अगर पशु में होता है तो पशु में बांझपन की कंडीशन आ जाती है। इस लैक्टेशन में तो वो दूध दे रहा है लेकिन अगले लैक्टेशन में वो दूध नहीं देगा, मतलब प्रेग्नेंट ही नहीं होगा तो दूध कहाँ से देगा। तो ब्रुसेलोसिस जो डिजीज है वो एक बार लगने के बाद पशु के अंदर स्टेरिलिटी के लक्षण आने लग जाते हैं। टीबी और पैराट्यूबरकुलोसिस ये लंबे समय तक चलने वाले डिजीज हैं जिस वजह से कभी कभी पशु का जो प्रोडक्शन होता है वो बिल्कुल ही बंद हो जाता है। कैंसर हो गया, गंभीर थनैला हो गया, जिनकी वजह से प्रोडक्शन गिर जाता है। तो ऐसे ये डिजीज जिस भी पशु में लगते हैं तो उसका एक ही उपाय है कि उसकी कलिंग कर देनी चाहिए, तभी अपन को जो पशुपालक होता है उसको एक प्रकार से इकोनॉमिक लाभ हो पाएगा। नेक्स्ट इसका आ गया चौथा पॉइंट है, चौथा कारण क्या है? इनफर्टिलिटी या प्रजनन संबंधी परेशानी। प्रजनन संबंधी परेशानी। अब पशु में किसी प्रकार की अगर इनफर्टिलिटी की कंडीशन आ जाती है या जैसे कि हीट में नहीं आ पा रहा, अगर हीट में आ रहा है तो प्रेग्नेंट नहीं हो रहा, ऐसी कई प्रकार की कंडीशंस हो जाती हैं जो कि एक प्रकार से पशुपालक को इकोनॉमिक लॉस देती है, जिस वजह से भी इन पशुओं की कलिंग करना आवश्यक हो जाता है। पांचवा पॉइंट इसका है कमजोर प्राणी। शारीरिक रूप से कमजोर प्राणी जो उत्पादन नहीं कर पाएगा, सही है। अलग इसके लिए बहुत सारे उपचार अगर पशुपालक ने किए हैं इसको बड़ा करने के लिए या इसको थोड़ा हेल्थी बनाने के लिए, अगर कई उपचार किए हैं, कई ट्रीटमेंट उसको दिए हैं, अगर उसके बाद भी पशु जो होता है कमजोर ही रहता है, उत्पादन नहीं बढ़ा पाता है, तब भी उसकी कलिंग करनी आवश्यक हो जाती है। शारीरिक रूप से कमजोर प्राणी, कमजोर पशु, अगर पशु कमजोर होगा तो उसका दूध उत्पादन भी कम होगा, मिल्क प्रोडक्शन भी कम रहेगा, जिस वजह से इसकी कलिंग करनी आवश्यक हो जाती है। नेक्स्ट इसका आता है अकाल। अकाल, अगर
किसी भी कारणवश अकाल या सूखा पड़ता है, किसी भी गांव के अंदर अकाल या सूखा पड़ता है, तो जाहिर सी बात है चारे की परेशानी या चारे की उपलब्धता कम हो जाएगी। और चारे की उपलब्धता कम हो जाएगी, या इसके अलावा अपन कह सकते हैं कि जो भी चारा है उसका मूल्य बढ़ना, चारे का मूल्य बढ़ना, इस वजह से जो पशु होते हैं वो चारा नहीं खा पाते या चारा उनके लिए उपलब्ध नहीं हो पाता, तो जाहिर सी बात है प्रोडक्शन कम होगा। तो अगर आप 50 गाय रखते हो, कोई पशुपालक 50 गाय रखता है और अकाल की कंडीशन आ जाती है, तो वो 30 गाय रख सकता है, 40 गाय रख सकता है, थोड़ी बहुत कम करेगा। तो जाहिर सी बात है बची हुई जो गायें होती हैं, बचे हुए पशु होते हैं, उनके लिए चारा जो होता है आसानी से उपलब्ध हो पाएगा। तो बाकी पशुओं की कलिंग करनी आवश्यक हो जाती है सूखे के अंदर या अकाल के अंदर। ये हो गए कलिंग करने के कारण। कलिंग करने के कारण, अब जो डेयरी एनिमल्स होते हैं उनकी कलिंग के कई मुख्य कारण और भी हो सकते हैं। डेयरी एनिमल में की कलिंग, डेयरी एनिमल्स की कलिंग करने के लिए कई और कारण हो सकते हैं, जैसे कि उत्पादन में कमी होना, और ये जो होता है ये डेयरियों के अंदर मुख्य रूप से देखने को मिलता है। जो डेयरियाँ रखते हैं 10-10, 50, 100 गायें जो रखते हैं, उनके अंदर ये चीज़ देखने को मिलती है कि जो उत्पादन कम होता है उसको वो बेच देते हैं या उसकी कलिंग कर देते हैं। दूसरा इसका कारण हो सकता है वहाँ पे आर्थिक नुकसान होना। अगर किसी भी डेयरी के अंदर किसी भी प्रकार का अगर नुकसान होता है, तो उस वजह से भी उस नुकसान की भरपाई के लिए पशुओं की कलिंग की जाती है या पशुओं को वहाँ से निकाला जाता है। आर्थिक नुकसान की भरपाई के लिए। अगला कारण हो सकता है प्रजनन संबंधी रोग, प्रजनन संबंधी रोग होना। चौथा इसका कारण हो सकता है शारीरिक दुर्बलता, शारीरिक दुर्बलता। अगर शरीर से कमजोर प्राणी है डेयरी के अंदर, पशु है, उसको निकाल दिया जाता है। शारीरिक वृद्धि कम होना, शारीरिक वृद्धि कम होना। इसके अलावा उत्पादन संबंधी रोग, उत्पादन संबंधी रोग होना। पशु के अंदर उत्पादन के संबंध में अगर रोग होता है तो उस वजह से भी उस पशु की कलिंग कर दी जाती है। ठीक नहीं होने वाली बीमारी, ठीक नहीं होने वाली बीमारी जैसे मैंने आपको भी बताया था, ब्रुसेलोसिस हो गया, ट्यूबरकुलोसिस हो गया, पैरा ट्यूबरकुलोसिस हो गया, कैंसर जैसी हो गई, और लंबे समय तक चलने वाली थनेला डिजीज, ये सारे जो होते हैं ये ठीक नहीं होने वाली बीमारियों के अंदर आते हैं। और अगर ऐसी बीमारियां पशु को लगती है तो उनको कलिंग कर दी जाती है। अगला पॉइंट इसमें हो गया विशिष्ट नस्ल से संबंधित लक्षण ना होना। लक्षण ना होना, जैसे कोई पशुपालक डेयरी खोलता है
डेयरी स्टार्ट करता है तो उसके अंदर वो अलग अलग नस्ल के पशु लेके आता है ताकि ज़्यादा से ज़्यादा दूध उत्पादन किया जा सके। जैसे कि वो लेके आता है होलिस्टन फिशर HF गाय लेके आता है, लेकिन कई बार क्या होता है वो गाय तो HF है, उसकी नस्ल तो HF है, लेकिन उसके अंदर उसे उसे नस्ल के कोई लक्षण ही उसके अंदर दिखाई नहीं दे रहे। जैसे कि गाय तो उसने HF लेके आया, सही है, लेकिन वो ज़्यादा दूध उत्पादन नहीं कर रही, जबकि HF का जो लक्षण क्या होता है ज़्यादा से ज़्यादा दूध उत्पादन करना, सही है, लेकिन वो दूध उत्पादन कम कर रही है तो उसका भी कलिंग करनी आवश्यक हो जाती है। तो विशिष्ट लक्षण, विशिष्ट नस्ल से संबंधित लक्षण ना होना, जैसे कि HF लेके आए लेकिन वो दूध कम दे रही है, तो जो दूध कम देना वो HF का लक्षण नहीं है। बाहर से तो अपन देखने पे वो दिख रही है HF है, लेकिन वो उतना मिल्क प्रोडक्शन नहीं कर पा रही है, जिस वजह से उसकी कलिंग कर दी जाती है। पशु का बूढ़ा होना या उम्र ज़्यादा होना, पशु की उम्र ज़्यादा होना, ये भी लक्षण हो सकते हैं, इस वजह से भी कलिंग की जा सकती है। इसके अलावा अतिरिक्त पशु, ज़्यादा पशु हो जाते हैं कई बार, तो अतिरिक्त पशु होने की वजह से भी उनकी कलिंग कर दी जाती है, होने के कारण भी उनकी कलिंग कर दी जाती है। नेक्स्ट है जन्मजात बीमारी से ग्रस्त बच्चे, जन्मजात बीमारी से ग्रस्त बच्चे, अगर कोई बच्चे का जन्म हुआ है, कोई काफ का जन्म हुआ है, अगर वो जन्मजात किसी बीमारी से ग्रसित है तो उसकी भी कलिंग कर दी जाती है। तो ये विभिन्न प्रकार के पॉइंट हैं जिनके द्वारा डेयरी एनिमल्स में कलिंग की जाती है, इनके आधार पर उनकी कलिंग की जाती है। ये हो गया आपका कलिंग का टॉपिक कंप्लीट।